नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं चुनाव परिणाम और रुझान। सबसे पहले देश न्यूज की स्क्रीन पर सबसे पहले हम दिखाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के रुझान और परिणाम। सबसे पहले परिणाम देखना है आपको देश न्यूज की स्क्रीन पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का तमाम विश्लेषण पहले भी हुआ है, लेकिन आज जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं उन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि ये जो रुझान है ये बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर को लेकर, डाक मतपत्र को लेकर रुझान सामने आए हैं। और ईवीएम की गिनती अभी शुरू हो चुकी है कई जगह पर, कई जगह होने वाली है। ईवीएम मशीन खुल चुकी हैं और अब ईवीएम के अंदर जो राज दफन है वो धीरे धीरे निकलेंगे और बहुत जल्द लगभग 12 बजे तक चारों राज्यों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कहां किसकी सरकार बन रही है, कौन सत्ता पर आरूढ़ हो रहा है, किसका राज कायम रहने वाला और किसका रिवाज कायम रहने वाला है। ये 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उसके पहले वर्तमान जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं उन रुझानों के आधार पर यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर, ये जो प्रारंभिक रुझान, शुरुआती रुझान है, वहां पर पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आगे जरूर वहां पर है। और ये जो स्थितियां बन रही हैं, इन स्थितियों के लिए वो कौन से कारण, वो कौन सी बातें चुनाव प्रचार का, वो कौन सा जुमला चुनाव प्रचार का, वो कौन सा एक सटीक पॉइंट जो जनता के दिल में घर कर गया, वो कौन सी योजना जिसने महिलाओं को ज्यादा वोट डालने के लिए मजबूर किया, और वो कौन सा कारण रहा है कि महिला मत प्रतिशत बढ़ा है, किसके चेहरे पर बढ़ा है, किसके चेहरे पर दांव लगाया गया था, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे खास मेहमान, स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नवीन जोशी जी। नवीन जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक नरवरिया जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले दीपक जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। बात सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश के प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों से ही बढ़त बनाए हुए है। एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल में कुछ एक दो को अगर छोड़ दें तो बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी। हालांकि कांग्रेस ने अपना एक एग्जिट पोल जारी किया था जिसमें 151 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही थी। कांग्रेस के एग्जिट पोल में, एजेंसियों के एग्जिट पोल को नकारते हुए कांग्रेस ने कहा कि ये विजन का समय है, टेलीविजन का नहीं है। तो अब उस कांग्रेस के एग्जिट पोल का क्या हुआ? देखिए, आज का एक विशेष दिन है और इस उगते सूरज के साथ भारतीय जनता पार्टी का परचम पुनः इस मध्य प्रदेश में फहराने वाला है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी। उनकी नीति, उनके कार्य करने के तरीके से पूर्णतः संतुष्ट थी, खुश थी। इसलिए आप देखें जो रुझान आए हैं 207 सीटों पर, वो लगभग 116 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ गई है। और आने वाले समय में आप देखेंगे परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं, सुखद परिणाम है। लगभग 150 सीटों से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस मध्य प्रदेश में आने वाली हैं। और कांग्रेस की मैं बात करूं तो 2 डिजिट से कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये मैं इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने विजन और टेलीविजन वाली बात कही थी, आप देखिए, ना तो उनको लोकतंत्र पर भरोसा है, ना उनको टेलीविजन पर भरोसा है, ना जनता पर भरोसा है, ना उनको उनकी योजनाओं पर भरोसा है, क्योंकि योजनाएं वो लाते नहीं है। तीसरी बात ये है कि वो केवल और केवल एक व्यक्ति आधारित पार्टी होती है और परिवार आधारित पार्टी होती है, इसलिए वो किसी की बात, कार्यकर्ता की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उनका ये परिणाम सामने आ रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ तो बात उन्होंने पहले भी कर दी कि कलेक्टरों की शिकायत की है कि कुछ जिलों के कलेक्टरों ने बीजेपी के पक्ष में काम किया है। और बालाघाट का बैलेट पेपर वाला जो उन्होंने खुलासा किया कि यहाँ पर बैलेट पेपर की गिनती पहले हो गई, उसमें गड़बड़ी की गई है। तो अब तो उनके पास एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ी करके जीत हासिल की है। लगातार आरोप लगाने का काम कांग्रेस कर रहा है जी, और वो लगातार आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वो उस आधार पर काम करती है और उसमें कहीं कोई भाजपा कांग्रेस का कुछ नहीं होता है। लेकिन अब वो थोड़े देर बाद आप देखेंगे धीरे धीरे अब ये ईवीएम के ऊपर आने वाले हैं। पूरा आरोप जो है ईवीएम के ऊपर ले आएंगे कि ईवीएम की गड़बड़ी हो रही है और ऐसा हो रहा है।
इस प्रकार के इनके बड़े नेताओं के वक्तव्य सामने आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने कहा कि ये अब यदि कांग्रेस को समर्थन नहीं मिलता है, कांग्रेस आप जैसा आपने कहा कि 2 अंकों पर सिमट जाएगी, 3 अंक तक नहीं पहुंच पाएगी, मतलब 99 माइनस ही रहेगी, 99 प्लस नहीं हो पाएगी मध्य प्रदेश में, तो उसका ठीक रहा कांग्रेस अब ईवीएम पर फोड़ने वाली है। नवीन जोशी जी, जिस तरह से हम जो तमाम समीकरण हमारे सामने आ रहा है और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो 171 सीट की हम बात करें मध्य प्रदेश में, प्रारंभिक रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 93 पर जो है वह कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। ये जो रुझान है, ये प्रारंभिक रुझान है, परिणाम नहीं है। कुछ देर बाद परिणाम आना शुरू होंगे, 12 बजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में क्या परिदृश्य बन रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी लवरेज है। आज से 6 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थी। भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही जीत पर संभावना आ रही थी कि वो चुनाव में किस तरह कांग्रेस को फाइट कर पाएंगे। कांग्रेस उस समय आत्मविश्वास से लवरेज थी, लेकिन क्या कारण बने कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती चली गई चुनाव प्रचार में, चुनाव की रणनीति में, जिसका प्रारंभिक रुझान हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए सूरज जी, कांग्रेस ने चुनाव मन स्थिति स्पष्ट कर दूं मैं कि उनकी ऐसी थी नहीं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। उनको केवल ये था कि जनता का गुस्सा है और एंटी इनकम्बेंसी को केश करने के मतलब वो भी ख्याली पुलाव थे जी। उन्होंने मेहनत की ही नहीं। 2018 में तो उनके पास सिंधिया का चेहरा भी था। हाँ। इस बार तो उन्होंने केवल कमलनाथ की सभाएं करवाई। आप पूरे प्रदेश का यदि दौरा किसी नेता ने किया भी है तो आप एक नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी के तो राष्ट्रीय नेता, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कभी गुजरात में इतना प्रचार करने नहीं जाते, वो उतना प्रचार उन्होंने मध्य प्रदेश में एक दिन में 3-3 सभाएं, 4-4 सभाएं की प्रधानमंत्री ने। जनता पार्टी ने चुनाव को बहुत सीरियसली लिया था और उसकी गंभीरता का ही ये परिणाम देखिए आप कि अभी जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, ये तो हालांकि डाक मत पत्र हैं, लेकिन जब ईवीएम खुलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की मेहनत जो कभी राष्ट्रीय स्तर पर केवल भाषण देने जाते थे या कभी, लेकिन उन्होंने कैंप किए। हाँ। मध्य प्रदेश में आधे से अधिक केंद्रीय मंत्रियों को अपना स्टे करना पड़ा। उन्होंने ग्रास रूट पे जाकर मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। हाँ। ये बात बेशक सही है कि शुरुआती दौर में जब 6 महीने चुनाव के पहले से ही बीजेपी थोड़ी डल सी नजर आ रही थी और खासकर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं में विरोध था और वे नहीं चाहते थे कि इनको ही प्रोजेक्ट किया जाए। इस मर्म को समझा अमित शाह ने और जब उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान हाथ में ली तो पहले दिन उनका यही बयान था कि चेहरा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो इस नब्ज को थाम करके चले जी। और जो मध्य प्रदेश में जहां जहां भी वो गए हैं वहां उन्होंने केवल एक ही बात कही कि हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं जी। हालांकि ये बात तब तक रही जब तक आचार संहिता लागू नहीं हो गई। हाँ। उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा चेंज बीजेपी को अपनी रणनीति में करना पड़ा क्योंकि पब्लिक जो थी वो शिवराज से अटैच तो थी। हाँ। पार्टी में अंतर विरोध था उनका, लेकिन पब्लिक में उनकी स्वीकार्यता थी और जितना वो घूमते हैं मध्य प्रदेश में, मैं समझता हूं दोनों दलों के नेता इतना नहीं घूमते। हाँ। इसलिए फिर उनकी 164 सभाएं हुई हैं और वो उनकी जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना है जिसका आपने जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है, वो चेंजिंग मोड पर आई और उसी ने पूरा ये सिनेरियो चेंज किया है। धनतेरस के दिन जब महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचे, जो इस घर की पूरे परिवार की समाज की धुरी होती है, उसने पूरा इक्वेशन बदला। कांग्रेस केवल एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे बैठी रही, उसने मुद्दे नहीं उठाए। वो चाहती तो इसको पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ती, लेकिन वो चुनाव मोड पर आई नहीं। वो केवल ये करती रही कि कांग्रेस आ रही है, केवल बयानों में थी। अभी आया जोशी जी, एक बयान अभी आया है कमलनाथ का जी। उसके मायने आपसे जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, जैसे उनसे पूछा गया कि रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है, तो कमलनाथ का जो कहना है, अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा है कि मैंने रुझान नहीं देखे। आज जब हर व्यक्ति, सिर्फ राजनेता नहीं, ये बुद्धिजीवी नहीं, हर व्यक्ति, आम आदमी घर में टीवी लगा के ये देख रहा है कि क्या परिणाम आने वाले हैं, क्या रुझान चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कमलनाथ का जो बयान है कि मैंने कोई रुझान नहीं देखे हैं और मुझे रुझानों पर भरोसा नहीं है, ये बयान उनका कमलनाथ का आया है, क्या मायने हो सकते हैं इस बयान के? देखिए, कमलनाथ जी 50 साल से राजनीति कर रहे हैं जी, लेकिन अब उनको और कॉन्फिडेंस हो गया है। ये मैं एक निष्पक्ष तौर पर पत्रकार की हैसियत से बोल रहा हूँ कि जो कमलनाथ
के सामने जाता है, चाहे वो मीडिया का व्यक्ति हो, चाहे वो अपनी पार्टी का हो, वो उसको तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। उनके दिमाग में ये कि मेरे से ज्यादा समझदार नहीं है कोई, मेरे से ज्यादा अनुभवी कोई नहीं है। ये भावनाएं और ये विचार किसी भी व्यक्ति को पतन तक ले जाते हैं। सही कहा। मैं मीडिया के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि आपको लोकतंत्र पर भरोसा होना चाहिए, आपको मीडिया पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये सारे स्तंभ हैं। जी बिल्कुल। आपकी मेहनत, आपका किया हुआ कर्म आपको परिणाम जरूर देता है, लेकिन आपके स्वभाव का, आपकी प्रकृति का भी उस पर असर होता है। बराबर। शिवराज सिंह चौहान 18 साल 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनमें विनम्रता का गुण देखिए आप कि आज भी वे छोटे से छोटे बच्चे से भी उसी नम्रता से, विनम्रता से बात करते हैं जितनी वो अपने राष्ट्रीय नेताओं के साथ बात करते हैं। तो उनके इसी उसका नतीजा यह है कि इतने सालों बाद भी उस व्यक्ति के प्रति एंटी इनकम्बेंसी जनता में नहीं है। चाहे पार्टी में अंतर विरोध हो सकता है, पार्टी इतने लंबे समय तक किसी को मुख्यमंत्री नहीं देख पाई है, उनमें आपस में कुछ हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, पार्टी में मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन जनता ने शिवराज सिंह चौहान को कभी अस्वीकार नहीं किया। ये उस व्यक्ति के लिए, उस सरकार के लिए, उस पार्टी के लिए बड़े गौरव की बात है कि उनका एक लीडर आज भी इतने सालों बाद भी जनता में नहीं नकारा जा रहा है। जबकि कमलनाथ की स्वीकार्यता देखिए, जनता ने चुन करके बैठाया, पर उनकी पार्टी के लोगों ने उनको वापस से विपक्ष में लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल ये इसका सीधा सीधा उदाहरण है। ये सही कहा आपने कि शिवराज सिंह चौहान को भले ही हाशिए पर रखा हो चुनाव प्रचार के दौरान, या फिर टिकट में भी संशय था। मैं आपके पास आना चाहूंगा दीपक जी, एक बात, ये जो सवाल है, शिवराज सिंह चौहान की टिकट पर संशय था कि वो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी। तो शिवराज सिंह चौहान बुधनी जाते हैं, वहां जनता से पूछते हैं मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। ये मैसेज पहुंचाया गया कि मुझे चुनाव लड़ना है। फिर उसके बाद में जब टिकट मिल गई तो वो वहां जाते हैं बुधनी, और वहां जनता से पूछते हैं, मतदाताओं से, कि मैं सीएम बनूं या ना बनूं। तो क्या ये भी एक मैसेज ही था पार्टी के लिए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए? क्योंकि अभी तक इस बार स्पष्ट है, जैसा कि जोशी जी ने भी कहा, कि शिवराज सिंह चौहान सर्वग्राही नेता हैं, मध्य प्रदेश के उनको लोकप्रिय जननेता कहा जाता है, जननायक हमने सुना है। और जो नेता हैं माफ कीजिएगा, और जो नेता है उन्हें जननायक कहते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जब उद्बोधन देते हैं तो उन्हें जननायक कहते हैं। फिर ऐसे जननायक को क्या हुआ कि उनको हाशिए पर रख दिया गया इस चुनाव में? देखिए, मैं बताऊं कि आप हाशिए की बात कर रहे हैं, हाशिए पे कहाँ है इस बार पूरे चुनाव में? आप देखें, लगभग 165 सभाएं बिल्कुल मध्य प्रदेश में अगर किसी की हुई हैं तो वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की हुई हैं। कमलनाथ जी तो दूर दूर तक नहीं है, मुझे लगता है कि 40-50 सभाएं कुछ हुई होंगी कमलनाथ जी की, और अन्य नेताओं को तो उन्होंने अवसर तक नहीं दिया, चाहे वो जीतू पटवारी जी हों या अन्य राव उनके अजय सिंह जी हों, कोई भी हों, अरुण यादव जी, किसी को अवसर तक नहीं दिया कि वो जाकर सभाएं कर सकें। तो शिवराज जी की मैं जहाँ तक बात करूँ तो शिवराज जी ने 165 सभाएं की, और जनमत में उनका एक अपना एक लोकप्रियता है। आप देखेंगे लगातार उनको मामा बोला जाता है, और मामा किसी से ऐसे ही नहीं बोला जाता। उनका लगातार उस परिवार के प्रति जो प्रेम और भावनात्मक जो जुड़ाव होता है, जिसके कारण उनको मामा बोला जाता है जी। और उसका परिणाम बहुत आप देखेंगे। इसलिए उनका, उनके क्षेत्र में उनका एक एक घर से उनका नाता है, इसलिए उन्होंने एक परिवार के नाते अपने लोगों से बातचीत में ये बात कही थी जी कि मैं चुनाव तो ये माना जाए कि यदि वो सबसे ज्यादा सभाएं उन्होंने की हैं। और एक बात और आई है, सियासी गलियारों में चर्चा रही है, मैं ये आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले भोपाल कलेक्टर का एक बयान सामने आया है और कमलनाथ की जो बाइट आई है, कमलनाथ क्या कह रहे हैं चर्चा में, वो भी आपको सुनाते हैं। पहले फिर एक सवाल और आपसे पूछूंगा दीपक जी। 11 बजे तक कोई उलझान की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंट है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। देखिए, मतगणना प्रारंभ हो गई है। ठीक 8 बजे जो डाक मतपत्रों की गणना है वो हमारे द्वारा प्रारंभ कर दी गई है, और ठीक 8:30 बजे सभी विधानसभाओं में ईवीएम की मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। तो पहला राउंड लगभग 9 बजे के आसपास अनाउंस होगा, जिसको तत्काल मीडिया के साथ में शेयर किया जाएगा। विधानसभा की बात करें, कितना आपका जिला प्रशासन काउंटिंग में, कितने लोग लगे हुए हैं और कितना आपने टाइम रखा है कि पूरी कंप्लीट? देखिए, प्रत्येक विधानसभा में अलग अलग सिनेरियो है, और लगभग मैक्सिमम 19 राउंड्स हमारे हैं जो गोविंदपुरा विधानसभा में है, और इसके अलावा मिनिमम 16 राउंड्स हैं। तो सभी विधानसभाओं का अलग अलग समय पर खत्म होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 5 से 6 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया हम लोग संपादित करेंगे। जो डाक मतपत्रों की गणना है वो चलती रहेगी, और ठीक 8:30 बजे ईवीएम हम लोग स्टार्ट कर देंगे। किसी काउंटिंग एजेंट कभी आपत्ति है तो सर वो कहां पर किस तरीके से शिकायत करते हैं? देखिए, प्रत्येक काउंटिंग हॉल में आरओ और उनके साथ जो चुनाव आयोग के प्रेक्षक हैं वो बैठे हुए हैं। उनके द्वारा आपत्ति अगर कहीं पर है तो दर्ज कराई जा सकती है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, कहीं भी किसी प्रकार का इश्यू आने की संभावना नहीं है।
कि सारी प्रक्रिया जो है पारदर्शिता पूर्ण और निष्पक्षता से की जा रही है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं और इन तमाम इंतजामों के साथ में यहाँ देखा जा रहा है कि मतगणना, जैसा मैं बता दूं आपको कि ईवीएम मशीनें खुल चुकी हैं और ईवीएम मशीनों की मतगणना प्रारंभ हो गई है। कुछ ही देर में पहले राउंड के परिणाम सामने आएंगे। हालांकि ये पूरे परिणाम नहीं होंगे, लेकिन पहले राउंड के परिणाम सामने आ जाएंगे कि कहाँ क्या स्थिति है, कहाँ कौन आगे है, कहाँ कौन पीछे है, ये तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। और कांग्रेस के नेता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी मीडिया से चर्चा की है। हम आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं विवेक तनखा। जिस तरीके से शुरुआत में बीजेपी आगे थी, पर आईडी ऊपर करो, बहुत शुरुआती रुझान सब आईडी ऊपर, संकेत अच्छे हैं कांग्रेस के लिए। तो मत पत्र भी कांग्रेस को अच्छे वोट मिल रहे हैं और शासकीय कर्मचारी जब जहाँ वोट देता है लगभग वो एक इंडिकेटर होता है चेंज ऑफ मूड का। और ये 18 साल की सरकार थी जो जिससे लोग बोर हो चुके थे, फैटिग आ चुका था। अब एक बदलाव का वातावरण तो हमको ग्राउंड पर दिख रहा था। हमको लगता है वही ट्रांसलेट होगा इन वोट अल्टीमेटली। बट लेट अस वेट, क्योंकि इलेक्शन होता है, जब तक पूर्णतः इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते कुछ भी कहना असंभव है। सर थोड़ा बहुत कम बेसी अगर हो जाए तो चली गई थी, 22 लोग चले गए थे, इस बार कोई इस तरह का डर आपको है? ऐसा नहीं। सर काउंट पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर किसी तरह की आशंका है क्या आप लोगों को? देखिए अभी तो शुरुआत है, देखते हैं। अगर आशंका होगी, शिकायत आएगी तो उसको कार्रवाई। फेयर काउंटिंग की उम्मीद है आप लोगों को? मैं तो हमेशा इसी बात की मांग करता हूँ। सभी आश्वस्त हैं, विवेक तनखा और दिग्विजय सिंह आश्वस्त हैं। दिग्विजय सिंह इस बात के लिए भी आश्वस्त हैं कि इस बार कोई गद्दारी नहीं होगी और सभी प्रत्याशी उनके जीत की कगार पर हैं। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ में कि क्या स्थिति बन रही है, और जैसा कि दीपक नरवरिया जी से मेरी चर्चा चल रही थी और वो कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो सर्वग्राह नेता हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जो बात उन्होंने कही अपने परिवार वालों से कही है और अपने परिवार के साथ उन्होंने अपनी बातें साझा की हैं और उन्होंने जो बात है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर बात आई। यहाँ दीपक जी एक सवाल ये आ रहा है कि 7 ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में उनके नाम जारी कर दिए थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से या कुछ परसेंटेज से सीएम पद के दावेदार थे या मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते थे। और ये बात प्रचारित भी की गई। आज हम बात करें दिमनी की, हम बात करें इंदौर की, हम बात करें जबलपुर की, हम बात करें निवास की, हम बात करें सीधी की, तो कहीं ना कहीं बात प्रचारित भी की गई कि आप अपने क्षेत्र से विधायक को नहीं मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं। तो ये बात प्रचारित करने का उद्देश्य क्या था भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित पार्टी है और इसमें कांग्रेस और बीजेपी में एक सबसे बड़ा अंतर है जी कि भाजपा में जो नेता होता है वही कार्यकर्ता होता है और जो कार्यकर्ता होता है वही भाजपा का नेता होता है। कांग्रेस में कार्यकर्ता होते नहीं, सभी नेता होते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, कमलनाथ जी हों, कोई भी हो, ये सब नेता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो आप बड़े चेहरे की बात कर रहे हैं वो हमेशा कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और जनता के बीच में हमेशा कार्यकर्ता के रूप में जाते हैं। तो इसलिए ये जो भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे, चाहे वो बड़े नेताओं की आप बात कर रहे हैं, वो सब एक कार्यकर्ता के नाते चुनाव मैदान में उतरे थे जी और उसके सुखद परिणाम आने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट कर रहा हूं आपसे, अभी रुझान आ रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस विधायक अभी वर्तमान में थे जी, वो काफी हद तक चुनाव इस बार हार रहे हैं। आधे से अधिक कांग्रेस के विधायक इस बार चुनाव हार रहे हैं। आप ये देखिएगा कि उनके, क्योंकि जिस तरीके की उनकी कार्यप्रणाली रही, जनता उनसे पूरी तरह नाखुश रही है। तो इस बार जनता उनको बॉयकॉट करने वाली है। जनता उनको बायकॉट करने वाली है। जो वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के 97 विधायक अभी सदन में उपस्थिति थी और उनमें से बहुत सारे विधायक हार जाएंगे, ये कहना है दीपक नरवरिया जी का। और जो कह रहे हैं कि जैसे कि जो चर्चा चल रही थी, यहाँ एक बात जो सामने आ रही है, जोशी जी आपके पास आ रहा हूँ जी, कि बात आई दिग्विजय सिंह से, ये सवाल पूछा गया, कल भी उन्होंने इस विषय पे अपना बयान जारी किया था, आज भी उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि यदि कांग्रेस इस स्थिति में आती है कि किसी तरह सरकार बना ले, हालांकि जो रुझान सामने आ रहे हैं ये प्रारंभिक रुझान, शुरुआती रुझान है, वो कह रहे हैं ये शुरुआती रुझान है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि ऐसी स्थिति बनती है और वो कह रहे हैं कि अब कोई गद्दार नहीं है हमारे बीच में, तो उनको यदि पहले से पता था 2018 में कि उस समय भाई हमारे साथ गद्दार, जैसा उनका बकौल उनके ये जो चीजें हैं, अब वो कॉन्फिडेंट हैं
एक तो इस बात का आपसे चाहूंगा कि इस पर आप रोशनी डालें। दूसरा, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नेक टू नेक कांटे की टक्कर चल रही है और छत्तीसगढ़ में तो बाड़ेबंदी भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में जो है चार्टेड प्लान बुक हो चुके हैं, रिसोर्ट बुक हो गया बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ के नेताओं के द्वारा। तो ये जो सियासी समीकरण चुनाव परिणाम आने से पहले ये तैयारियां किस लिए, सरकार बनाने के लिए हैं, विधायकों को किडनैप करने के लिए हैं, या विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग जिसे अपन कहते हैं कि घोड़े पर दांव लगाना। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ये क्यों अभी से तैयारी होने लगी? ये बहुत पहले से तैयारी हो रही है हालांकि। देखिए सूरज जी, हम पहले बात कर लेते हैं दिग्विजय सिंह जी। जैसा कि आपने कहा कि उनका ये मानना है कि अब उनके यहाँ पर कोई भी गद्दार नहीं है जी। आप में जनता ने उनको चुना था, हाँ। तब उनको पता था कि कौन लोग गद्दारी करने वाले, उनको भी पता नहीं था। हाँ। लेकिन ये किसी भी राजनेता के, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, ये राजनेता के स्वभाव में होता है कि वो गद्दारी कब करेगा, किसके साथ करेगा और क्यों करेगा। उन्होंने गद्दारी जिन लोगों ने की होगी, जिनके उनकी नजर में, वो केवल पार्टी से नहीं की थी, वो उन्होंने दोबारा चुनाव कराने की भी बात यदि हम करें तो वो जनता के साथ भी, उस क्षेत्र की जनता के साथ भी हुआ है। तो इस पे कोई मोहर आज भी नहीं लगा सकता, न कांग्रेस इस बात पे मोहर लगा सकती कि अब कोई गद्दार नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्वभावगत है। यदि लोभ लालच, जो भी समीकरण बनते हैं, पद का लालच कह ले, पैसों का लालच कह ले, सत्ता इन्हीं दो चीजों पर चलती है। तो यदि आज भी भाजपा भी दम ठोक के नहीं कह सकती कि उनके लोग नहीं जाएंगे, जाते हैं, बीजेपी के लोग भी गए, जो मैंने बरसों पहले देखे थे, भंवर सिंह शेखावत जिनका इंदौर में नाम था, बड़े नेता थे, बदनावर से वे गए कांग्रेस में। कई लोग जाते हैं। भाजपा से कांग्रेस और कांग्रेस से भाजपा, ये दल बदल वाला जो सिस्टम है, ये नेता के स्वभाव में, ब्लड में होता है, डीएनए में होता है। इस पर दावा कोई नहीं कर सकता कि मैं कल वहां नहीं जाऊंगा, वो तो जहां लाभ होगा वहां जाएंगे। अब बात हम देख रहे, दिग्विजय सिंह ने पूरी यात्रा, पूरा जो चुनाव में उनका जो रहा है, चुनावी यात्रा जो कहें हम, उसमें वे कहीं भी सभा लेने नहीं गए। उन्होंने जितनी बातें की मीडिया में की, या अपने ऑफलाइन जो भी मित्रों से बात करते हैं उसका ही बयान उन्होंने आपस में, अभी भी जो बात कर रहे हैं मीडिया से कर रहे हैं, उनको अपने टिकट लेने तक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में दोनों में बातचीत भी चल रही थी, और कई ऐसे दृश्य भी आए जिसमें कपड़े फाड़ने वाला और इस तरह की बातें आई। लेकिन उसके बाद देखिए, दिग्विजय सिंह का रास्ता अलग था, कमलनाथ का रास्ता अलग था। अब जब वो हॉर्स ट्रेडिंग की पहले से ही वो बोलने लगे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है, हालांकि ये संभावना बिल्कुल मीडिया का भी आकलन कह लें या जो भी राजनीतिक पंडित हैं वो कह चुके हैं कि कांग्रेस उस स्पर्धा में नहीं आ पाएगी जहां वो हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति में वो रहे। तो यहाँ तो ये बात समाप्त हो जाती है। अब आप बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक स्थिति है। छत्तीसगढ़ में नो डाउट भूपेश बघेल ने काम किया है, वहां भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लेकिन क्या है कि चूंकि जो दौरे हुए हैं, जो राष्ट्रीय नेताओं ने, वहां पर सीएम के लिए बीजेपी ने वहां भी कोई चेहरा नहीं रखा था। यदि वहां रमन सिंह होते या ब्रजमोहन अग्रवाल होते या कोई भी लीडर यदि इसको फेस बना के रखा जाता, तो मैं समझता हूं परिणाम बहुत ज्यादा भाजपा के पक्ष में जाते। वहां भी चेहरा नहीं था, और चूंकि सरकार भूपेश बघेल ने ठीक ठाक चलाई है, सरकार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि उनको ये डर लग रहा है कि उनके लोग ज्यादा आएंगे और वहां पर ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं समझता हूं कि ये किसी नेता के कॉन्फिडेंस की कमी का है। यहाँ देखिए कमलनाथ को, वो तो कितने और कॉन्फिडेंस है, वो तो तारीख तय कर चुके हैं कि 7 दिसंबर को शपथ लूंगा। उनके बेटे ने मुहूर्त निकाल दिया। अब वहां का कोई भी कांग्रेस का लीडर जिसने इतने 5 साल काम कर लिया, उसको ये भरोसा नहीं है कि मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं, और वो हॉर्स ट्रेडिंग के डर से यदि रिसोर्ट बुक कर रहा है, फ्लाइट प्लेन खड़े कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कहीं ना कहीं इस कल्चर में कुछ मतलब संभावना ऐसी नजर आ रही कि एक नेता को ओवर कॉन्फिडेंस है और एक को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। तो दोनों जगह स्थिति, लेकिन मैं फिर भी वहां पे 10 में से 8 नंबर देता हूं छत्तीसगढ़ की सरकार को। उसने काम बहुत अच्छा किया है 5 साल में कहीं, और छत्तीसगढ़ में लगभग संभावना कांग्रेस के आने की है बेशक। लेकिन कहते हैं ना कि जब आग लगती है उसके पहले कुआं नहीं खोदना चाहिए, पहले से तैयारी करके रखना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि भूपेश बघेल को कुछ लोगों ने सलाह दी होगी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व के बारे में कहा जाता है कि वो यदि 10-5 सीटें घटती हैं तो वो अपने पूरा उनका चुनावी समीकरण है, उनकी एक रणनीति है, उसके तहत वो कहीं भी पहुंच करके अपनी सरकार जरूर बनाते हैं, क्योंकि वो जीत की हर हद तक पहुंचते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अमित शाह तो 2018 के चुनाव में जब आए थे भोपाल में, तब उनका एक बयान भी था कि हम जहां जीतते हैं, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड था ये बयान, नॉर्मल गॉसिप में उन्होंने कहा था पत्रकारों से चर्चा के दौरान
ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि जहां हम जीतते हैं वहां तो हम सरकार बनाते ही हैं, जहां नहीं जीतते वहां भी सरकार बनाते हैं। और उदाहरण के लिए गोवा देख लीजिए आप, ये उन्होंने कहा था कि ये चीजें रही अमित शाह की। यहाँ एक बात और आ रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा जोशी जी, छत्तीसगढ़ में क्या आपने जिक्र किया, राजस्थान यदि हम चले तो राजस्थान में कांग्रेस को यदि नुकसान होता दिख रहा है, पहली चीज की राजस्थान का रिवाज रहा है हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का। तो ये जो आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां बढ़त बनाए हुए है और लगभग 107 सीटों पर वहां भारतीय जनता पार्टी को प्रारंभिक रुझानों में, शुरुआती रुझानों में बढ़त मिल रही है। तो ये उस ट्रेंड का कारण है राजस्थान में कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होना है, उस ट्रेंड के कारण है, या फिर जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद रहा है। हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बहुत कोशिश की है कि उस विवाद को सुलझाया जाए, कार्यकर्ताओं के बीच में वो मैसेज ना जाए, मतदाताओं के बीच में मैसेज ना जाए, लेकिन तब भी वो सार्वजनिक हुआ। उपवास किया उन्होंने एक दिन का, 125 किलोमीटर की 5 दिन की पैदल यात्रा की सचिन पायलट ने, और अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए। उन्होंने अशोक गहलोत के लिए यहां तक कह दिया कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया है। तो ये चीजें इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हैं या फिर रिवाज, वहां जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा? देखिए, काफी हद तक सूरज जी वहां पर परंपरा यही है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस जी। तो ये ट्रेंड वहां की जनता ने तय कर लिया है और जनता से बड़ा राजनीति में कोई नहीं होता, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे ने इस बार चुनाव में कोई रुचि नहीं दिखाई। आप शुरुआत के दिनों से देखिए, क्योंकि उनको चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया। और ये भी बातें मीडिया में आती रही हैं कि वसुंधरा जी को राष्ट्रीय नेतृत्व पसंद नहीं करता है, लेकिन चूंकि राजस्थान में चेहरा दूसरा नहीं है इसलिए उनको चलाया जाता है। अभी भी आप देखिए, सारे लोग जब ईवीएम खुलने के इंतजार में वो तीर्थ यात्रा पर हैं। जी हाँ। इसका मतलब स्पष्ट है कि उनका मन बिल्कुल नहीं है। हाँ। अब ये जो जनता जिता के लाएगी, हाँ, तो जाहिर सी बात है कि जीत का सेहरा किसी एक नेता पर तो बांधा जाएगा। और वो जितने उन्होंने इस बार मतलब मन से यदि काम किया होता तो मैं समझता हूँ वो ट्रेंड तो चल ही रहा है। बीजेपी को आना तो तय है वहां। आपने जो रुझान बताए हैं, ये रुझान भी अभी डाक मत पत्रों के ही हैं, लेकिन जब ईवीएम खुलेगी तो ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह बीजेपी शुरुआत से ही लीड लेगी। और ये जो राजस्थान का जो आप बता रहे इक्वेशन, ये सच है। लेकिन बावजूद इसके आप ये देखिए कि किसी भी कांग्रेस के वहां, चूंकि क्या है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत इतने पुराने नेता हैं, उन्हें तो वैसे ही सचिन पायलट को अब आगे करना चाहिए था, लेकिन वे हर बार उसको पीछे करते आए। जो यहाँ सिंधिया जी के हालात रहे वो सचिन पायलट के आज वहां है। तो यदि बाय दी वे हम यदि थोड़ी काल्पनिक बातों पर भी चर्चा करें, यदि वहां कांग्रेस जीत भी जाती है किसी स्थिति में, तो इस बार सचिन पायलट चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये जो आपने बताया कि ये मेलजोल और मुलाकात है, देखिए सियासत में यदि व्यक्ति काम कर रहा है और वो कैपेबल है और उसको मौका, सिंधिया जी को यहाँ मौका मिलता यदि जाती। अब यही सचिन पायलट को यदि आप मौका नहीं देंगे तो वे वहां पर यही कहानी दोहरा देंगे। और ये पहले हो चुका है, बिल्कुल किनारे पर से उनको लेकर के आया गया था। और अब मैं समझता हूं कि एक भूख समाप्त हो जानी चाहिए अशोक गहलोत जैसे नेता के पास कि मुझे सियासत में अब मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। यदि वो ये छोड़ देते हैं तो राजस्थान कांग्रेस के पास सुरक्षित रहेगा आगे भी, और नहीं तो वैसे तो अभी ट्रेंड के हिसाब से हम देखें तो बीजेपी इस बार वहां पर सरकार बना सकती है। बिल्कुल सही कहा कि ये जो ट्रेंड है और जो वहां का रिवाज चला आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि राज कायम ना रहे, रिवाज कायम रहे राजस्थान में इस बार। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश के परिदृश्य में यदि बात करें तो दीपक जी, हमने देखा कि जैसे ही वोटिंग हुई और मतदान समाप्त हो जाने के बाद जो आंकड़े हमारे सामने आए, तो हमने देखा कि कुछ सीटों पर महिला मतदाताओं ने पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया है। ये जागरूकता भी है, ये शिक्षा का प्रसार भी है, क्योंकि पहले जब हम 1993 के चुनाव की बात करें तो 100 में से केवल 49 या 51 महिलाएं जो हैं वोट डालने जाया करती थीं, उससे ज़्यादा महिलाओं के वोट नहीं डलते थे। अब नॉर्मल यदि हम एवरेज आंकड़ा देखें तो वो 88% है, कहीं कहीं तो वो 92 तक गया है कि 100 में से 92 महिलाओं ने वोट डाले हैं। 88 एक एवरेज फिगर है। तो ये शिक्षा की बात तो हम करते हैं कि हाँ, अब महिलाएं शिक्षित हो गई हैं, उनको अपने मताधिकार का जो वैल्यू है वो समझ में आ गई है। लेकिन इन सब के अलावा, शिक्षा के अलावा, किस कारण को आप जिम्मेदार मानते हैं कि महिला मतदाता का प्रतिशत बढ़ा है? देखिए, लगातार महिलाओं का जो रुझान आ रहा है वो इसलिए स्पष्ट है कि वो मत का अधिकार जानती हैं। वो जानती हैं कि हमें अपने मत का उपयोग करना है, हमें ऐसी सरकार के लिए आगे आए, काम करे, इसलिए वो लगातार वोट का उनका प्रतिशत बढ़ रहा है। आप देखें कि पिछली बार भी महिलाओं ने वोट जो लगभग 52 सीटों पर अत्यधिक वोट किया था, उसमें 32 सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी जीती थी।
तो ठीक ऐसे ही इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लगभग जैसा आपका बताना है कि 88% वोट अधिक किया है। हाँ। तो उसका रुझान स्पष्ट आने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से कार्य किया है, मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने कार्य किया है, इसलिए वो भाजपा के पक्ष में इस बार उन्होंने अपना मतदान किया है। जी दूसरी जी मैं जहां आप जा रहे हैं मैं भी वही पहुंच रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्रचारित किया गया कि लाडली बहना गेम चेंजर है। क्या वास्तव में उसने गेम चेंज किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार महिलाओं को संबल देने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए, शिक्षा का स्तर ऊपर रखने के लिए लगातार पिछले कई समय से लगातार काम कर रही है। जी। और उसी की एक योजना है लाडली बहना योजना, जिसका प्रभाव आज आपके चैनल के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है कि किस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में उसका प्रभाव है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है और बहुत सुखद परिणाम आने वाले हैं। और मैं तो कहता हूं कि इस वक्त कमलनाथ जी हों चाहे दिग्विजय सिंह जी बहुत चिंतित हैं। हाँ। और रुझान तो वो देखना भी नहीं चाहते हैं। उन्होंने टीवी चैनल के लिए मना कर दिया है कि लोग टीवी चैनल उनके कार्यकर्ता ना देखें। जब वो खुद नहीं देख रहे हैं तो उनके कार्यकर्ता क्या देख रहे होंगे जी। तो इसलिए, क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि 11:30 बजे देखें, ऐसा कुछ समय उन्होंने बताया है। हाँ, कि 11 के बाद देखिए, 11 के बाद देखिए। जबकि लोग जो है 7 बजे से टीवी के आगे बैठे हुए हैं, पूरे परिवार, आज पूरा घर, बच्चे, सब लोग टीवी चैनलों के आगे बैठे हुए हैं। रविवार का दिन भी है, छुट्टी का दिन है, सब लोग इसी चीजों को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं कि कहाँ क्या परिणाम आ रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और बता दूं दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान आया, वो भी आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत के आंकड़े से पार जाएगी और जीत का आंकड़ा छू करके भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वी डी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा का यह बयान सामने आया है। यहाँ एक बात जरूर है जोशी जी, जैसा कि अभी कहा गया, आप जो दीपक जी ने भी जो बात कहा है कि लाडली बहना वाली जो बात थी, आपको लगता है कि लाडली बहना योजना का क्योंकि ये जो चुनाव था, यदि हमने देखा है कई जगह, तो नारी सम्मान वर्सेस लाडली बहना, प्रॉमिस वर्सेस डिलीवरी भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डिलीवरी दे रही थी और कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था। तो इसका इम्पैक्ट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। यदि हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक रुझान जो सामने आ रहे हैं, केवल पोस्टल बैलेट के जो रुझान हैं ये हैं, परिणाम नहीं है, इनके आधार पर यदि हम देखें तो क्या वास्तव में ये चुनाव लाडली बहना वर्सेस नारी सम्मान था? देखिए सूरज जी, आप फोकस में महिला शुरू से आ गई है। ये अब लंबे समय से हम दे रहे हैं, नारी की पूजा होती है, ये उस देश में हम बैठे हैं जी। तो ठीक है, कुछ अपराधों की दृष्टि भी आती है, कुछ कुदृष्टि के लोग भी होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे देश को संदेश दिया कि किस तरह से पहले कन्यादान योजना जब आई थी पूरे देश में, सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू की गई थी जी। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने मॉडल बनाया है महिला को फोकस में रखने का। ये जो लाडली बहना वाली स्कीम है, ये देश में कहीं इस तरह से नहीं चलती है जी। कमलनाथ ने उस स्कीम को देख करके कांग्रेस के एजेंडे में उसको बनाया कि भाई नारी सम्मान योजना लेके आएंगे, हम पहले दिन से 1500 रुपए देंगे। वो 1000 से शुरू हुए थे, उन्होंने कहा था हम पहुंचाएंगे 3000 तक, क्योंकि वो बाद में बीजेपी को भी थोड़ा सा अपना उस वक्त चेंज करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने भी एक वचन पत्र निकाल दिया था। तो सवाल इस बात का है कि महिला को फोकस रखना आवश्यकता भी है, समय की मांग भी है। आप देखिए, घर को बांध के रखने का काम एक महिला ही करती है। आप और हम सब किसी माँ की संतान है, किसी भाई बहन के भाई हैं, पति पत्नी के पति हैं। हमारे जीवन का पूरा निर्धारण एक किसी महिला के हाथ में होता है। तो जब उस महिला को फोकस में रख करके बीजेपी ने काम शुरू किया, कांग्रेस ने उसको ही फॉलो करते हुए कुछ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि सत्ता में कांग्रेस नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और उसने उस योजना का लाभ पहुंचाया, तो महिला लाभ पहले सामने होता है, उस पर गौर करेगी। ये नहीं कि हमें भविष्य में क्या मिलने वाला है। गैस सिलेंडर पे जब विवाद हुए कि साहब 450 में अभी कैसे आ रहा है, क्योंकि वो रक्षाबंधन का पर्व था, रक्षाबंधन खासकर बहनों का त्योहार था, वहां से स्कीम को पकड़ा गया। भारत की सरकार में प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना जो लागू की, उससे पूरे एक देश में एक मैसेज गया कि वो महिलाओं के प्रति उनकी भावनाएं कैसी हैं। वो चाहते हैं कि वो जो चूल्हे की जो वो गंध से और उसके आंखों के उसमें धुएं से जो वो परेशानी होती थी, उन्होंने पूरे देश में उज्ज्वला योजना लागू कर दी। उससे पूरा देश में महिलाओं की तरफ से संदेश गया कि ये सरकार, फिर आपने देखा होगा 3 तलाक वाला मैटर आया था,
वहां भी बीजेपी ने गेन किया। बिल्कुल। वो नंबर, वो सारे गेम चेंजर हैं। लाडली बहना ये अभी तात्कालिक गेम चेंजर बना है, लेकिन बीजेपी लंबे समय से महिलाओं पर काम कर रही है। महिला आरक्षण विधेयक की भी आप जिक्र कर लीजिए, बिल्कुल, इसमें, बहुत जरूरी क्योंकि है। वो भी बीजेपी लेकर के आई। हाँ। 2-3 बार वो आया है, लेकिन हर बार वो रुक गया, पूरा मंजूर नहीं हुआ। इस बार आप देखिए, ये सारा जो सिस्टम आ रहा है ऊपर से चल करके, बीजेपी ने महिला को धुरी में रखा, नारी शक्ति का उसने सम्मान करते हुए इसको पूरा केंद्र में रख करके चुनाव की रणनीति बनाई थी। और ये योजना जो थी, ये उसमें सोने पे सुहागे का काम कर गई। आप बताइए कि ये जो डाक मत पत्रों की हम बात कर रहे हैं, बेशक ये अधिकारी कर्मचारियों का जो ड्यूटी पर होते हैं उनका है, लेकिन इसमें भी उनकी पत्नी का उनको फोन जाता है। आप कहीं भी जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो उसके दिमाग में पत्नी घूमती है, बहन घूमती है। तो उसको जब वो उसके लेके थी, मेरे घर में मेरे पास पैसा आ रहा है, मामा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मामा जी ने एक रिश्ता बना लिया, बहन का भाई से, भांजे भांजियों का मामा से, तो एक ऐसा अटूट रिश्ता बन गया। तो बीजेपी ने इस चुनाव के अलावा जो उन्हें पारिवारिक मतलब पृष्ठभूमि बना करके काम शुरू किया, उसका फायदा उनको ये मिला कि उनको प्रचार कम किया उन्होंने इस पर, लेकिन इसके बावजूद उनका फायदा उनको ज्यादा मिल रहा है। 10 गुना फायदे में। 1.5 करोड़ का जो वोट परसेंटेज अपन बारे महिलाओं का मध्य प्रदेश में, उसमें से लगभग 80%, 90% वोट बीजेपी के फेवर में जाता है। इसीलिए दिख रहा है क्योंकि महिलाओं को, मैं अभी एक काम वाली बाई हमारे घर के पास आती है, उसके मैं चर्चा सुन रहा था दोनों की आपस में, कि चाहे कुछ भी हो, मामा जी फिर से आ जाना चाहिए, नहीं तो पैसे आना बंद हो जाएंगे। मतलब उसको चिंता वोट की नहीं है, इसकी भी नहीं है। उसके घर में जो पैसा आ रहा है, जो उसको पैसा मिल रहा है, बहुत 1500, 1250 रुपए बहुत होता है उसके लिए। तो उसने ये कहा कि कुछ भी हो, लेकिन मामा वापस आना चाहिए। इसका मतलब ये कि उसने वो वोट तो बीजेपी को किया ही होगा। सही कहा। और उसके कारण एक पूरा परिवार सिस्टम में आता है। वो वोट महिला शक्ति के अनुसार हम यदि बात करें तो वोट प्रतिशत वहीं से बढ़ता है। वो पुरुषों को चाहे इच्छा हो या ना इच्छा हो, उनको उनके अनुसार काम करना होता है। बिल्कुल सही कहा कि हम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 30 तारीख को जब देश न्यूज ने अपना एग्जिट पोल जारी किया था, तो वो भी एक सर्वे के आधार पर किया था। मतदान से पहले भी सर्वे किया है देश न्यूज ने, और मतदान के बाद भी सर्वे किया है। उस आधार पर एग्जिट पोल जारी किया था, और उस एग्जिट पोल में भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी कि 120 प्लस सीटें जो हैं, वो 120 प्लस मतलब 10 प्लस उसमें कर सकते हैं आप, कि वो सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं। उस सर्वे के दौरान मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, और दीपक जी और जोशी जी आपको भी बताना चाहूंगा, कि उस सर्वे के दौरान एक घटना सामने आई थी। मैं खुद उस सर्वे टीम को लीड कर रहा था। तो एक घटना जब सामने आई कि एक परिवार में जब गए और चर्चा की कि जिस दिन मतदान होना है उस दिन की बात है कि मतदान के लिए लोग जा रहे हैं। एक पुरुष है और उनका एक बेटा है, पति पत्नी और एक बेटा है। जब उनसे पूछा गया कि आप मतदान के लिए जा रहे हैं, आप किसको समर्थन देने वाले हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, किस मानसिकता को लेकर आप जा रहे हैं, तो उस घर में जो महिला है उसका कहना है, जैसे शब्द आपने कहा कि मामा सबका भला कर रहे हैं और मामा जो है वो हमारे लिए अच्छे हैं। वहीं उस महिला के पति का कहना है कि चूंकि वो किसान भी हैं, तो उनका जो कहना था कि किसानों की कर्ज माफी की है कमलनाथ सरकार ने 15 महीने के लिए आई थी, तो उनका भी एक पक्ष बेहतर रहा है। वहां उन दोनों के बीच में एक द्वंद्व जैसा स्थिति उत्पन्न होती है। वो कहते कर्ज माफी किए तो अपना कौन सा फायदा हो गया, हमारा तो कर्ज माफ हुआ ही नहीं है, आपको तो खुद चुकाना पड़ा है, डिफॉल्टर हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2200 करोड़ रुपए से किसानों के कर्ज की ब्याज की राशि चुकाई है। अब इस पूरे बीच में, इस पूरे प्रकरण में उनका जो बेटा है जो मतदान के योग्य हो चुका है, वो बीच में आता है और वो कहता है आप लोग चलो गाड़ी में बैठो, वोट करके जिसको जिसको डालना आप डाल देना, ये यहाँ द्वंद्व की आवश्यकता नहीं है। ये घटनाक्रम सामने आया था उस सर्वे के दौरान में। और हम आपको सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का क्या बयान सामने आया है और किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है।
प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आज हमारे साथ मौजूद है, प्रदेश कार्यालय में अपनी टीम के साथ बैठे हुए। सर, अभी कुछ ही देर पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी आगे ही चलेगी। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण को जनता ने आशीर्वाद दिया है और ये झूठ बोलने वाली ताकतों को नकारा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है। प्रत्येक बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आज हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयश्री हासिल करें। जैसे कि आपने अभी देखा, भाजपा प्रदेश कार्यालय में अभी बीडी शर्मा मौजूद है, जिन्होंने अभी कहा कि बहुमत मोहलत से बीजेपी जीत सकती है और बीजेपी जीतेगी ही, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले कांटे की टक्कर चल रही थी मध्य प्रदेश में, लेकिन अब 100 से आगे चल रही है बीजेपी। बीडी शर्मा का कहना भी यही है कि आगे भी बीजेपी ही जीतने वाली है। बीडी शर्मा आत्मविश्वास से लवरेज हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सभी पदाधिकारी भी जो हैं आत्मविश्वास से लवरेज हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। और चूंकि ईवीएम खुल चुके, पहले राउंड के कई जगह से सामने आ चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि भोपाल उत्तर विधानसभा से कांग्रेस 3000 वोटों से आगे चल रही है। ईवीएम के पहले चरण के पहले राउंड के जो परिणाम सामने आए हैं ईवीएम मशीन खुलने के बाद में, उसमें भोपाल उत्तर विधानसभा से कांग्रेस लगभग 3000 वोटों से आगे है। वहीं भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा से भगवान दास सबनानी जो है 2162 वोटों से आगे चल रहे हैं। नरेला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विश्वास सारंग 3560 वोटों से आगे हैं। और इसी के साथ में खरगोन से भाजपा प्रत्याशी बालकृष्ण पाटीदार 421 वोट से आगे चल रहे हैं। भगवानपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के केदार डाबर 2650 वोटों से आगे हैं। और भीकन गांव से कांग्रेस की झूमा सोलंकी 433 वोटों से आगे हैं। और बड़वाह से सचिन बिरला 400 वोटों से आगे हैं। और महेश्वर विधानसभा से विजय लक्ष्मी साधो जो हैं वो 2500 वोटों से आगे चल रही है। ये पहले चरण का जो परिणाम सामने आया है। और इन रुझानों में भी जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। दीपक जी, आप जो बात कह रहे थे कि ये जो तमाम समीकरण है, हमने बहनों की चर्चा की है और मतदान प्रतिशत की चर्चा की है, इन सब चीजों को लेकर के यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बीडी शर्मा भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी की बात करूं तो उन्होंने जिस प्रकार से बूथ का मैनेजमेंट किया था, कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से मैनेजमेंट किया था, आप देखिए बूथ केंद्र और शक्ति केंद्र पर किस प्रकार से कार्यकर्ताओं की प्रॉपर टीम लगाई थी, जिसका परिणाम आज देखने को आपको मिल रहा है। बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी का संगठन नीचे नीचे तक काम किया है। कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पर जाकर अपनी जिम्मेदारी के साथ घर घर जाकर जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की है। तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट प्रदेश अध्यक्ष जी का रहा है। और आपकी बात को मैंने बीच में काट दिया था, आप क्या प्रश्न किया था मैं सुन नहीं पाया था। जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जो से प्रारंभिक रुझान दिख रहे हैं, तो कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश के मन में इस बार मोदी जी थे और मोदी जी के मन में इस बार मध्य प्रदेश है, तो आने वाले समय में पूरे जो विधायक हैं वो अपना चुनाव करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए। उसके बाद हाईकमान के द्वारा जो भी फैसला तय किया जाएगा उसके आधार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश के विधायक दल करेगा, विधायक दल का नेता कौन होगा ये विधायक दल तय करेगा, साथ ही उस पर मोहर लगाएंगे हाईकमान की। और सबसे बड़ी बात है कि हाईकमान की पसंद कौन है, इस पर कई बार देश न्यूज पर चर्चा हो चुकी कि कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ जोशी जी आपसे चाहूंगा अंतिम प्रतिक्रिया कि ये जो तमाम समीकरण सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी, आज जैसा आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सार्वभौम नेता है, सार्वग्राह नेता है, जनता के बीच में अपनी पैठ बना चुके हैं और जनता के बीच में वो जो छवि है उनकी मामा की, और भारतीय जनता पार्टी को यदि जीत मिल रही है, मेरा बिल्कुल स्पष्ट सवाल है कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, इसका जादू है, लाडली बहना का जादू या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे का जादू है? देखिए सूरज जी, ये तीनों जो आपने जुमले बताए, ये तीनों मिले जुले हैं जी। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश जी, ये भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि मोदी को देश की जनता वापस प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और ये चुनाव जिताना उनके लिए अवश्यंभावी है। यदि ये जीतेंगे तो ही तो लोकसभा का चुनाव फिर उनको जीतना है। इसके बाद
आप लाडली बहना की बात कर रहे हैं तो लाडली बहना वाला भी फैक्टर इसमें काम करा जी। अभी जो हम बात कर सुन रहे थे वीडी शर्मा जी यदि उत्साह से लबरेज हैं तो उसके पीछे वही एक बिंदु है कि उन्होंने उस पर काम देखा और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने घूम घूम करके जो सभाएं ली उन्होंने बहनों को आज भी सुबह जब बयान दिए उनके वो यही कहा कि मुझे अपनी बहनों पर भरोसा है। तो बहनों के वोट से जीत रहे हैं ये वो भी मान रहे हैं। तीसरी बात जब आप मुख्यमंत्री के चेहरे की अभी कर रहे थे देखिए जितने बड़े ताकतवर नाम अभी तक आए हैं सामने जिसमें 5 सांसद हैं 2 राष्ट्रीय नेता हैं शिवराज जी खुद हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को भी चुना जा सकता है। कारण यह है कि बीजेपी कतई ये नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव चूंकि बहुत सन्निकट है जी हाँ मई महीने तो ऐसी स्थिति में कोई रिस्क नहीं लेगी। हो सकता है शिवराज जी को रिपीट करें वहां तक या फिर वो ऐसा चेहरा लेकर के आए जो 6 महीने में कहीं वापस क्योंकि ये बीजेपी प्रयोग इस तरह का करती रही है। हम खट्टर जी का उदाहरण देख ले या वहां गोवा में देख करते हैं कि किसी नए चेहरे को ला करके प्रोजेक्ट करते हैं फिर उसको चूंकि सीएम मटेरियल तो बनाया जाता है सीएम मटेरियल पहले से योगी आदित्यनाथ को भी एन वक्त पर बनाया था मैं वहीं जा रहा तो आप ये देखिए कि बीजेपी एन वक्त पर भी क्योंकि उनके पास कार्यकर्ताओं को तैयार करने की एक टीम है एक बड़ा सामाजिक संगठन है जिसको आरएसएस कहते हैं तो वो हर दिन नेता तैयार करते हैं तो उनके पास अच्छे नेताओं की कमी नहीं है। और ये बात स्पष्ट है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं इनसे भी इनकी ताकत आजमाइश के लिए इनके मैदान में उतारा गया था चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो चाहे प्रहलाद पटेल हो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो वो देखना चाहता था राष्ट्रीय नेतृत्व कि सांसद में बनने तक उसके बाद इन्होंने अपने विधानसभा में या अपने राष्ट्रीय नेता बनने के बाद विधानसभा में घूमते हैं या नहीं कार्यकर्ताओं में इनकी स्वीकार्यता कितनी है ये कितना अपने आप को वापस से तैयार कर सकते हैं ये एक इनका टेस्ट था। तो इस टेस्ट में ये लोग उत्तीर्ण हो जाते हैं जहां तक अपन संभावना मान रहे हैं तो इनको लिया जाएगा। लेकिन मैं इसमें से किसी को मुख्यमंत्री के लायक नहीं समझ रहा हूं कि जिनको मुख्यमंत्री इनमें से कोई बनेगा वो कोई नया चेहरा होगा चाहे वो पार्टी से अभी वर्तमान में राष्ट्रीय केंद्र में हो या फिर यहाँ से किसी नाम भी आ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रयोग करती रहती है और कई बार क्या लगभग हमने देखा कि हर बार भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयोग सफल ही होता है। कई राज्यों में ये चीज हम देख चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा प्रयोग किया जाएगा या फिर जैसा कि जोशी जी ने कहा है कि चूंकि बहुत निकट है लोकसभा चुनाव और ये भी कहा जा रहा है चुनाव है ये लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल और फाइनल होगा। लोकसभा चुनाव में तो किस स्थिति पर तैयारी होती है सभी राज्यों में जहां जिन 4 राज्यों की बात कर रहे हैं जहां परिणाम आ रहे हैं उन राज्यों के परिणाम आज 4 राज्यों के आ जाएंगे और मिजोरम के परिणाम कल आ जाएंगे। तो इसके बाद जैसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कल से ही कहते हैं कि हम कभी ये इंतजार नहीं करते चुनाव के। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है कि आज चुनाव परिणाम यहाँ आ रहे हैं मध्य प्रदेश में तो कल से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी हो जाएगी और लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 3 बैठकें हो चुकी भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है और यही परिणाम यही कारण है कि जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में राजस्थान में बढ़त ली हुई है प्रारंभिक रुझानों और जो परिणाम भी सामने आ रहे हैं पहले राउंड की गिनती के बाद में उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तमाम विश्लेषण के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए दीपक नरवरिया जी नवीन जोशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह की अब तस्वीर है कि मध्य प्रदेश में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना दी है छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर दिख रही है और वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। और अब ये प्रारंभिक रुझान है और पहले राउंड की मतगणना के बाद ये तस्वीर हमारे सामने आ रही है। ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखना होगा कि 12 बजे के बाद जो आंकड़े सामने आते हैं क्योंकि तस्वीर 12 बजे तक लगभग साफ हो जाएगी कि कहां किसको आशीर्वाद मिला है किसको नकार दिया गया है। बहुत जल्द हाजिर होंगे कहीं मत जाइएगा देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।